नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों द डार्क साइड ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल। देखिए दोस्तों, करीब 4 दिन पहले हर्षित सर ने एक वीडियो बनाया था, स्पेशल स्टेटस फॉर न्यू दिल्ली। ये वीडियो तब बनाया था जब पार्लियामेंट ने एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया था। अब ये प्रेसिडेंट सिग्नेचर के लिए जाएगा, फिर गजट में नोटिफाई करेगा, तब जाके एक्ट बनेगा। पर देखिए दोस्तों, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस बिल में ज़्यादातर फ्लॉज है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जो दिल्ली एनसीटी बिल का मेजर कंसर्न्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है ये हमारी फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में काम आने के लिए करते हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की पॉजिटिव सेट बताना हमारा काम है, क्योंकि कल के डेट में आप जब आईएएस बनोगे, ऐसे ब्यूरोक्रेट काम करोगे, आपका काम ये रहेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को सही तरह इंप्लीमेंट करना है, ना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अपोज करना है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप कर सकते हो, बस एज ए ब्यूरोक्रेट यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, इजंट इट। तो हम आपके साथ ज़्यादातर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की पॉजिटिव साइड बताने की कोशिश करता है। देखिए दोस्तों, इंडिया जैसे देश में जहाँ आबादी 140 करोड़ पहुँच रहा है, यहाँ 100% सभी को सेटिस्फाई करके कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आना मुमकिन नहीं है। जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं एडवांटेज हो रहा है तो गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज लेके आता है, उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है जिसमें कुछ पॉलिटिकल मोटिव होते हैं। जोक्स अपार्ट, अब देखिए दोस्तों, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो बिल लेके आया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, एनसीटी बिल, इसके द डार्क साइड डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेजर कंसर्न्स ऑफ द बिल क्या क्या है। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाई न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बिल मूव किया था, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, जो आज के डेट में पास हो चुका है। इस बिल का मेजर प्रपोजल यह है कि गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। देखिए दोस्तों, इंडिया में यूनियन टेरिटरीज में 2 ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी। अब इस बिल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब सेंटर के लिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी प्रायोरिटी सेकंड होगा, टॉप प्रायोरिटी होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, राइट। द बिल गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द एलजी ऑफ दिल्ली इवन इन मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली का कंडीशन ऐसा है, दिल्ली की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 3 मैटर्स में लॉज नहीं बना सकता। एक है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है लैंड, तीसरा है पुलिस। अब ये तीनों सेंटर के पास है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर्स है ऑलरेडी। सेंटर डिसाइड करता है इन 3 चीज़ों के बारे में। बाकी जितने भी स्टेट मैटर्स है वो सब में लॉ बना सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन ऑल्सो सीक्स टू एंश्योर दैट एलजी इज नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव हर ओपिनियन बिफोर एनी डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इंप्लीमेंटेड। अब देखिए, ये जो प्रपोज लेजिस्लेशन है ये इंश्योर करता है जितने भी डिसीजंस, चाहे वो मैंने जो बोला ना पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस से भी अलग हो, कोई भी डिसीजन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ले रहा है उसमें एलजी का एडवाइस लेना ज़रूरी है, ओपिनियन लेना ज़रूरी है। द आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ ऑन मेनी ओकेजन्स चैलेंज द बीजेपी रूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन द कैपिटल। बिल इज अलीज्ड टू हैव ए सीवियर ब्लो टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, हम सबको पता है अरविंद केजरीवाल जी काफ़ी बार सेंटर के साथ लड़ते रहते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, आप ज़्यादा पावर्स छीन के रखा है। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बोला है कि पुलिस हमें दे दो, जितने भी ये पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस आप लेके रखे हो, सेंटर के पास पावर्स है, वो सब हमें दे दो, हम उसको अच्छी तरह संभाल के रखेंगे। जो लॉज बनाना है डेलीगेट्स के लिए, जो भी लॉज चाहिए, रूल्स चाहिए, वो सब हम बनाएंगे। पर सेंटर कभी माना नहीं है। ऊपर से सेंटर ने ऐसा एक बिल पास किया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर को और ज़्यादा कर लिया। अब जो मैटर स्टेट्स पहले डिसाइड करते थे उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना होगा, राइट। अब दोस्तों, दिल्ली का एक्सिस्टिंग रिजर्वेशंस क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। दिल्ली वाज गिवन ए फुल्ली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थ्रू एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1991। तो देखिए, 1991 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दिल्ली को एक फुल्ली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का एंड ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने का अधिकार दिया था।
टेक्निकली दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पर ऐसे स्पेशल केस क्योंकि इंडिया का कैपिटल है इसलिए उसको एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। आर्टिकल 239 अल्फा अल्फा was added to the part 8 of the constitution, very important दोस्तों ध्यान दीजिएगा, which contains general provisions relating to administration of union territories। अब दिल्ली यूनियन टेरिटरी जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इससे हम रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 239 अल्फा अल्फा को, जो स्पेशली दिल्ली के लिए ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर एन असेंबली फुली इलेक्टेड एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। देखो इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा है असेंबली का प्रोविजन, वो भी फुली इलेक्टेड एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ये सब आर्टिकल 239 अल्फा अल्फा में है। इट कन्फर्ड ऑन द असेंबली द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स इन स्टेट लिस्ट एज वेल एज इन द कंकरर लिस्ट। अब देखिए दोस्तों, जैसे हर स्टेट में स्टेट के पास अधिकार है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अधिकार है स्टेट लिस्ट में एंड कंकरर लिस्ट में जितने भी मैटर्स है उस पर लॉ बनाने का, पर दिल्ली के लिए एक स्पेशल एक्सेप्शन था। कौन कौन सा? लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, इन 3 मैटर्स में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट लॉज नहीं बना सकता। ये तीनों यूनियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अब दोस्तों व्हाट इफ द बिल इज इनैक्टेड? ये जो बिल है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, ये इनैक्ट होने के बाद क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये होगा जितने लोग दिल्ली में गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट दिए थे उनका पूरा वोट का वैल्यू हो जाएगा मीनिंगलेस। क्योंकि देखिए दिल्ली के जो लोग हैं वो वोट किए थे दिल्ली में गवर्नमेंट बनाने के लिए, अपना एक सरकार बनाने के लिए जो उनके लिए काम करे, उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करे। पर देखो दोस्तों, ये जो नया बिल सेंटर लेके आया है, इस बिल से दिल्ली गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके पास पावर्स बिल्कुल कम हो जा रहा है। तब तो वोट किसके लिए किए थे? अगर यूनियन को ही पूरा राज करना था तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाया? द पॉपुलर गवर्नमेंट दे हैव इलेक्टेड विल नॉट बी एबल टू एक्ट ऑन मैटर्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट in it the competence to do the bill is an extraordinary legislative misadventure। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना यह है दोस्तों, ये जो बिल है सरकार लेके आया है दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मिसएडवेंचर है। क्योंकि ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं क्योंकि 80% वोट जीत के आया था आम आदमी पार्टी ने, तो इतना पॉपुलर सपोर्ट है गवर्नमेंट, पीपल सपोर्ट है इस गवर्नमेंट को, तो ऐसे गवर्नमेंट की पावर्स पूरा नीचे कर रहा है गवर्नमेंट। तो इसलिए एक्सपर्ट्स इस बिल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मिसएडवेंचर बोला जा रहा है। इट स्टेट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द अपेक्स कोर्ट सेड व्हेन इट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 239 अल्फा अल्फा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो झगड़ा है वो काफी दिन से चल रहा है। 2018 में ये केस चला गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दे दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में अगले स्लाइड में हम बात करेंगे। पर अभी जो ये बिल लेके आया है सरकार, एक्सपर्ट्स का कहना यह है ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का अगेंस्ट है। दिल्ली सीएम केजरीवाल साहब ने क्या बोला? आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली, बीजेपी सीक्स टू ड्रास्टिकली कर्टेल पावर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, बिल इज डाइल्यूशन ऑफ एसी जजमेंट। मतलब लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी हार गए थे। अब केजरीवाल साहब का यह बोलना है जीत तो नहीं पाया बीजेपी, वो बदला ले रहा है। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट देखो बदला तो ले ही रहा है, ऊपर से ये जो केस है 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सीएम साथ साथ बैलेंस रह के काम करना चाहिए। जितने भी सेंट्रल लिस्ट में बेसिकली जो पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखने दो, बाकी जितनी चीजें हैं उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, बेसिक पॉइंट था ये। पर ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को भी ये डाइल्यूट कर रहे करके सीएम केजरीवाल जी का कहना है, राइट। अब दोस्तों द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या था 2018 का? देखिए, इन इट्स 2018 verdict the 5 judge bench had held that the LG's concurrence is not required on the issues other than police, public order and land। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंकरेंस नहीं चाहिए अगर वो मैटर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड से रिलेट नहीं कर रहा हो, राइट। इट हैज एडेड दैट डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हाउएवर हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू द एलजी। जैसे हमारा स्टेट्स में चलता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन से, एक्सिक्यूटिव एक्शन से, वो एक बार बता दो एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। एलजी वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब जैसे हर स्टेट्स में गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऊपर से court also said that status of the LG of Delhi is not that of a governor of state, rather he remains an administrator in a limited sense working with the designation of lieutenant governor। देखिए दोस्तों, कोर्ट ने ये भी बोला लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो स्टेटस है दिल्ली में जो दिया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर करके,
ये गवर्नर ऑफ स्टेट से आप कंपेयर मत करो, ये एक्चुअली एक एडमिनिस्ट्रेटर है वर्किंग विद द डेसिग्नेशन ऑफ ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर जैसा आप काम करोगे, आपके पास पावर्स है, जैसे पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर, लैंड सब आपके पास है, बेसिकली यूनियन के पास है। आप एक गवर्नर की तरह बिहेव मत करो, राइट। ऊपर से इट हैड आल्सो पॉइंटेड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड दैट दिल्ली इज नॉट ए स्टेट। देखो, ऐसा नहीं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स के अगेंस्ट ही अपना वर्डिक्ट दिया। उन्होंने ये भी बोला, इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी ये बोला कि आप एक बात अच्छी तरह समझ लो, बाकी स्टेट की तरह आप एक स्टेट नहीं है, आपको एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है, तो आपके मन में ये होना चाहिए बाकी स्टेट जैसा आपके पास पावर्स नहीं रहेगा, राइट। Encouraged by the Supreme Court verdict, elected government had stopped sending files on executive matters to the LG before the implementation of any decision. अब देखिए, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड मैटर्स से अलग कोई भी डिसीजन हो, एक्सिक्यूटिव एक्शन हो, वो सब ये वर्डिक्ट के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना बंदी कर दिया। और it has been keeping the LG informed of all administrative developments but not necessarily before implementing or executing any decision. अब देखिए, एलजी को इन्फॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है इन्फॉर्म करता था, पर कोई कैबिनेट डिसीजन या एक्सिक्यूटिव डिसीजन लेने से पहले एलजी को नहीं बताता था। बट द अमेंडमेंट इफ क्लियर विल फोर्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू टेक एलजी's एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑन कैबिनेट डिसीजन। अगर ये अमेंडमेंट जो लेके आया है सरकार, ये एक्ट बन जाएगा, तो क्या होगा, जितने भी डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगा, चाहे वो एक्सिक्यूटिव हो, कैबिनेट डिसीजन हो, वो एलजी का क्लियरेंस लेना जरूरी होगा, राइट। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 जिसका अमेंडमेंट हो रहा है, उसके मेजर प्रोविजंस क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, दिल्लीज करंट स्टेटस एज ए यूनियन टेरिटरी विद ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन आउटकम ऑफ 69 अमेंडमेंट एक्ट थ्रू विच आर्टिकल्स 239 AA एंड 239 BB वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, दिल्ली की जो करंट स्टेटस है एज ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ दिल्ली का जो करंट स्टेटस है, ये 69 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया था 1991 में। देखिए, विच आर्टिकल्स 239 अल्फा अल्फा एंड 239 ब्रेवो ब्रेवो वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो आर्टिकल ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, 239 AA एंड 239 BB। अब देखिए, 239 AA इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेटर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, आर्टिकल 239 ये कहता है यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ऊपर से क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेटर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये भी कहता है, मतलब यूनियन टेरिटरीज के लिए लोकल लेजिस्लेचर्स क्लियर करने का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट करने का सब प्रोविजंस 239 AA में लिखा है। ऊपर से इसमें क्लियरली लिखा है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, राइट। यह है आर्टिकल 239 AA। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट वाज पास्ड साइमल्टेनियसली। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट भी पास किया था टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द असेंबली। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो कर दिया, इसको थोड़ा सप्लीमेंट करने के लिए और थोड़ा रिजिड बनाने के लिए ये एक्ट भी पास कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, राइट, 1991 में। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस GNCTD एक्ट आउटलाइंस द पावर ऑफ असेंबली, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ एंजॉयड बाय द LG। अब देखिए दोस्तों, ये जो GNCTD एक्ट है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है क्लियरली, असेंबली का पावर्स क्या क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या है, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर क्या क्या है, एंड विथ रेस्पेक्ट टू द नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू LG को क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना है, ठीक है। ये सब ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में क्लियरली लिखा था, जिसका अमेंडमेंट अभी होने वाला है, राइट। अब दोस्तों, 3 मेजर कंसर्न्स ऑफ द बिल क्या क्या है। मेजर कंसर्न्स, सबसे पहला, द बिल सेज द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रेफर टू इन एनी लॉ टू बी मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए दोस्तों, इस बिल में ये क्लियरली लिखा है, अगर दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी एक लॉ बना रहा है, अगर उस लॉ में गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है दोस्तों, ये बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो वैल्यू है उसको ऊपर कर रहा है। दिल्ली का गवर्नमेंट मतलब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ऑलरेडी उधर, उसके वैल्यू को नीचे कर रहा है। दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक नॉमिनेटेड पर्सन है, सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, पर ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों से चुना हुआ एक गवर्नमेंट ऑलरेडी है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट, उसके वैल्यू को नीचे कर रहा है। जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक लॉ बना रहा है, उसमें जब गवर्नमेंट लिखा है और ये बिल बोल रहा है वो गवर्नमेंट का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये गलत है। ये हमारी फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट है।
सेकंड क्या है, इट वेस्ट इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर द पावर टू रिफ्यूज असेंट एंड रिजर्व ए बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इफ इन हिज ओपिनियन द बिल इंसिडेंटली कवर्स एनी ऑफ द मैटर्स व्हिच फॉल आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ असेंबली पावर्स। अगर देखो नॉर्मली क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी एक लॉ बना के या बिल पास करके गवर्नर के असेंट के लिए भेजता है। इस बिल के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह पावर दिया है, कोई भी बिल अगर दिल्ली असेंबली पास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा, वो साइन करने से मना कर सकता है एंड प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। कोई भी बिल अगर उनको लगे उस बिल में ऐसा कोई प्रोविजन से इनके असेंबली पावर से बाहर है, मतलब इफ इट फॉल आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ असेंबली पावर्स, अगर गवर्नर को लग रहा है ऐसा, गवर्नर बोलेगा ना ना अभी मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे ये रिजर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के साइन के लिए। इस तरह स्टेट की जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, प्रोसीजर है, कैपेसिटी है, उसको नीचे कर रहा है। तीसरा क्या है, the most drastically the bill says before taking any executive action opinion of the lieutenant governor shall be obtained on such matters as may be specified। देखो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, एक गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना एक एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले सकता। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना जरूरी है। ये तो सबसे ड्रास्टिक हो गया है कि नहीं दोस्तों। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की वैल्यूज है वो पूरा डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन देखिए, दिल्ली में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने अपना मैंडेट देके एक पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया और वो सरकार लगभग सही काम कर भी रहा है। इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इतना पावर्स तो देना चाहिए सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, है कि नहीं। और इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर अकाउंटेबल टू वोटर्स ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के वोटर्स ने इन्हें वोट देके जिताया है। अब उनके लिए काम तो करना पड़ेगा, उसके लिए पावर्स चाहिए। एनी अदर इंटरप्रिटेशन वुड नलिफाई द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। देखो इसके अगेंस्ट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के कैपेसिटी रिड्यूस करने की कोई भी कोशिश हमारी फेडरलिज्म कंसेप्ट के अगेंस्ट है। टू द आउटसाइड वर्ल्ड दिल्ली इज इंडियाज फेस। अब देखिए दोस्तों, पूरे दुनिया में जितने भी कंट्री अपने कैपिटल के नाम से जानते हैं, है कि नहीं, इंडिया में भी ऐसी है, दिल्ली पीछे नहीं है। अब it will reflect very poorly on the central government if administration comes to a standstill in the capital। अगर कैपिटल सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उधर ऐसे प्रॉब्लम होने से ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल शोभा नहीं देता। Government should seriously look into the matter in order to uphold the principle of participatory democracy, cooperative federalism, collective responsibility to the house and above all constitutional morality। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि अभी कुछ रीसेंट इंस्टेंसेस से ऐसा लग रहा है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो गवर्नमेंट शुड अपहोल्ड प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द हाउस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। गवर्नमेंट को यह समझना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड करके ही अपने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। राइट दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली दैट्स द एंड ऑफ इट। ये वीडियो इधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।